रहा था तो आपने उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? ये आप लोग थे, कांग्रेस की सरकार थी जिसके कारण से भारत के कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया और तत्कालिक प्रधानमंत्री उनके अपने नाना यूएन के पास दौड़ दौड़ के मध्यस्थता करा रहे थे और पूरा का पूरा कश्मीर का वो हिस्सा 13,000 किलोमीटर का वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। तब जिम्मेवारी उन्होंने क्यों नहीं ली? उन्होंने 1962 के भारत चीन के युद्ध की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? जब बिना हथियार के, बिना ठंड के कपड़ों के, बिना बारूद के हमारी सेना के हजारों सैनिक मर गए, तब उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली, बातें करते रहे। मैं पूछना चाहती हूं 1965 में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ तब क्यों ये सरकार दबाव में आई थी? जीती हुई जमीनें वापस कर दी, समझौते कर लिए गए, मध्यस्थता करवाई यूएन और यूएस की, तब किस दबाव में थी? तब क्यों जिम्मेदारी नहीं ली? और साथ में बात करना चाहती हूँ 1971 के युद्ध की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। सेनाओं ने तब भी शौर्य दिखाया, सेनाएं आज भी शौर्य दिखा रही हैं, पर तब जो सिंहासन पे बैठे हुए लोग होते थे उनमें निर्णय क्षमता नहीं होती थी। 93,000 बंदी पाकिस्तान के सैनिकों को बना लिया गया और बिना शर्त के छोड़ दिया गया। ना तो उसके बदले में पीओके मांगा गया, ना ही 54 सैनिक जो भारत के पाकिस्तान के पास थे उन्हें मांगा गया। मैं पूछना चाहती हूं उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं याद आई मैडम को? जब वो संसद में खड़े होकर के बोल रही थी तब क्यों शिमला समझौता कर लिया गया? मैं पूछना चाहती हूं 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और तत्कालिक उनके बाद के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खड़े होकर के ये कह रहे थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तब उन्हें जिम्मेदारी का बोध नहीं था कि उनके इस एक वाक्य ने पूरे के पूरे भारत में हजारों सिखों के घर बर्बाद कर दिए, उनका कत्लेआम कर दिया। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने क्यों नहीं ली? और उसके बाद से लेकर के जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई, कश्मीर घाटी में रोज पत्थर फेंके जाते थे, रोज कत्लेआम होते थे, रोज भारत बदनाम होता था। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं ली, तब भी वो चुप रहते थे। और इतने सारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, तब उनसे जिम्मेदारी नहीं ली गई। आज वो बात करती हैं कि जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लेने के बाद ही तो यहाँ बैठे हैं। और वो सांसद जया बच्चन जी वरिष्ठ सांसद हैं, बात करती हैं कि काल्पनिक लगती है ये सारी घटना। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ आज इस सदन के माध्यम से, अभिनय की कला अलग है और संसद की गरिमा अलग है। उनके द्वारा कहे हुए ये शब्द सीधा सीधा सेनाओं का अपमान है जब वो कहती हैं कि एक पूरा का पूरा दृश्य काल्पनिक लगता है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो सैनिक जो अपनी जान हथेली पे लेकर के सरहदों पे लड़ते हैं वो उन्हें काल्पनिक लगता है। वो कहती हैं इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया? मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम, आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सम्मान क्या है। आप तो फिल्मी हस्ती हैं, फिल्मों के अंदर की दुनिया जानती हैं, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी राजनीति तो केवल आरोपों से चलती है और मोदी जी की साख जनता के भरोसे पे पलती है। ऑपरेशन सिंदूर उत्तर था उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। ऑपरेशन सिंदूर उन सभी चीखों का उत्तर था जो उन माओं ने अपनी बेटों की अर्थी से लिपट लिपट के चिल्लाई और रोई, उसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। और मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, देश की सभी माताओं बहनों की ओर से, जिन्होंने एक साहसी पिता, एक संवेदनशील भाई और एक दृढ़ शक्ति वाले राष्ट्र नायक की भूमिका निभाते हुए भारत की सभी बहनों का मान सम्मान और स्वाभिमान बचाया। ये सैन्य अभियान नहीं था,
ये सैन्य अभियान नहीं था, ये हर शहीद के परिवार का सम्मान था जो माननीय मोदी जी की वजह से मिला। और ये विपक्ष, इन विपक्ष के लोगों पे तो वो गाना जचता है अध्यक्ष जी। वो कहते हैं ना कि इसको लुभाया तो क्या किया, उसको लुभाया क्या किया। वो गाना होता था कि दारा सिंह को लड़ाओ तो जाने, अमिताभ बच्चन को बुलाओ तो जाने। वो जचता है। जब 2016 में उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब ये कहते थे सबूत, तो कहते थे ये करके दिखाओ, सबूत लाके दिखाओ तो माने। मोदी जी ने सबूत ला दिया। अगली बार जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत भी आ गए। तब इन्होंने कहा कि अरे भाई वो अभिनंदन चला गया, उसको वापस लाओ तो जाने। और मोदी जी की ताकत देखिए, अभिनंदन को भी वापस ले आए। पाकिस्तान खुद आकर के देख के गया। फिर इन्हें लगा कि अब क्या बोलें, कि अब क्या बोलें, कि अब इसके अगला क्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई आज आपने यहाँ पे जो किया है ये तो कर दिया, जो आतंकियों ने सीधा सीधा मारा, आपने आतंकी अड्डों पे हमला किया वो तो ठीक है, परंतु जो आतंकी सीधा सीधा गोली चला के गए उनको क्यों नहीं मारा। तो मोदी जी ने उसका भी जवाब दे दिया। हर हर महादेव, महादेव ऑपरेशन के तहत उन 3 आतंकवादियों को भी मार दिया। फिर ये कहते हैं कि अब क्या बोलें। तो ये तो विपक्ष की भूमिका है। इन विपक्ष वालों का क्या कहें, इनको कुछ तो बोलना है। इन्हें भारत से प्यार नहीं है, इन्हें भारत से प्यार नहीं है, इन्हें उन सब देश विरोधी ताकतों में प्यार है जहां इनको अपना प्रतिबिंब दिखता है। भारत की प्रगति में, भारत के आगे बढ़ने में ये लोग खुश नहीं हैं। ये चाहते हैं कि देश पिछड़ा रहे जैसे इनके कार्यकाल में पिछड़ा रहा। 2014 के बाद जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, जिस तरीके से हमारी शक्तियां, सैन्य शक्तियां पुरजोर होकर के, बिल्कुल मुस्त होकर के आगे बढ़ी हैं। हर दिवाली पे प्रधानमंत्री जी सेनाओं के साथ जाकर के दिवाली का बड़ा त्यौहार मनाते हैं। आप लोगों के जैसे नहीं अपने घरों में बैठ के गिफ्ट बटोरते हैं। प्रधानमंत्री और सेनाओं का दिल का रिश्ता है। आज देश की सरहदों पे लाखों माओं के बेटे खड़े होकर के देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, उसका सम्मान होना जरूरी है। और जो लोग फिर भी सरकार के सामने प्रश्न रखते हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि तूफानों ने जब भी देश को डराया, तूफानों ने जब भी देश को डराया, मोदी एक उम्मीद बनकर के सामने आया। आंधियां चली थी चिराग बुझने को, पर वो खड़ा रहा उजाला बढ़ाने को। ना रुका ना झुका, ना रुका ना झुका, ना थमा किसी हाल में, लड़ता रहा देश के हर एक सवाल में, हर एक सवाल में। वो कोई नेता नहीं, हौसलों की पहचान है। वो कोई नेता नहीं, हौसलों की पहचान है, जो हर अंधेरे में रोशनी का अरमान है, रोशनी का अरमान है। मिट्टी की खुशबू से जिसने रिश्ता निभाया है, मिट्टी की खुशबू से जिसने रिश्ता निभाया है, उस दीपक का नाम मोदी कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश की सेनाओं को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी और ऑपरेशन महादेव के लिए भी। बोल, आज सावन का आखिरी सोमवार है, मेरे साथ मिल करके जयकारा लगेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, अपने विभाग से संबंधित कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। अब 2 के उप बिंदु